11th जनवरी 2024। चैप्टर हमारा चल रहा है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन से पहले हम खत्म करा चुके हैं स्टैंडिंग वेव्स, और आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस। सुपरपोजिशन में जब मैंने स्टैंडिंग वेव आपको पढ़ाया था तो स्टैंडिंग वेव के अंदर मैंने बेसिक ये बात बताई थी कि अगर दो वेव्स हों, दोनों वेव्स के अंदर हर बात सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सब कुछ सेम हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। नेचर भी सेम होना जरूरी है, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करती हैं तो उससे स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। और रीजन उसकी भी वही थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एटसेट्रा। आज हम क्या करने जा रहे हैं सर? आज हम करने जा रहे हैं ऐसी दो वेव्स जिनकी नेचर सेम होना चाहिए। सेम नेचर नहीं होती तो कोई रिजल्टेंट इफेक्ट मिलता ही नहीं ना। सेम नेचर होना चाहिए, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड सेम होना चाहिए। और जब ये तीनों चीजें सेम होती है ना, तो इसके लिए इस चैप्टर में एक बड़ा मुश्किल सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये दोनों वेव्स कोहेरेंट होना चाहिए, या टर्म यूज करते हैं कि उनमें फेज कोहेरेंस होना चाहिए। फेज कोहेरेंस होना, कोहेरेंट होना, इसको इजी लैंग्वेज में कहते हैं कि उनकी वेवलेंथ सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। अगर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम हो, और अब ये दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में जाते हुए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर जाएं, तो जब ये वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज करती हैं तो इनकी सुपरपोजिशन से क्या होता है, तो वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपको बताने के लिए इस टॉपिक को मैं तीन तरह के टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें इंटरफेरेंस वाटर वेव्स का हो रहा होगा। उसके बाद साउंड वेव के इंटरफेरेंस पे चले जाएंगे, और आखिर में लाइट के इंटरफेरेंस में चले जाएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं वाटर वेव से। वाटर वेव्स में क्या होने वाला है तो वो मैं आपको समझाने से पहले आपको पहले एक डेफिनेशन कराना चाहता हूं जिसका नाम है वेव फ्रंट। सर वेव फ्रंट क्या चीज होती है? तो भाई जब कभी हम वाटर वेव स्टडी करते हैं तो आपको पता है वाटर वेव स्टडी करने के लिए रिपल टैंक में जाते हैं। रिपल टैंक में जब पानी के अंदर हम वेव्स पैदा करते हैं तो वो पानी की वेव्स बनती तो इस तरह से है, जो मैं ड्राइंग कर रहा हूं। वेव्स जो पानी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं वो बनती तो इस तरह से है, लेकिन इन वाटर की वेव्स को जब हम रिपल टैंक में देखते हैं तो हमें रिपल टैंक में वेव के क्रेस्ट्स को ज्वाइन करती हुई इमेजिनरी लाइंस नजर आती हैं। अगर पानी में वेव पैदा होंगी और उन पानी की वेव को मैं टॉप से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा, तो सर अब आप पानी की वेव्स को ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने में आपको जो वेव्स नजर आएंगी ना सर, वो वेव्स हमेशा इस शक्ल में नजर आएंगी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जरा देखिएगा, ये जनाब रिपल टैंक है। इस रिपल टैंक के अंदर ये एक वाइब्रेटर लगा हुआ है। इस वाइब्रेटर से पानी के अंदर वेव्स बन रही हैं। ये ऊपर बेटा एक लैंप लगा हुआ है। इस लैंप से जो वेव बन रही है, ये वेव नजर नहीं आती सर, इसके वेव फ्रंट्स नजर आते हैं। जरा देखिएगा बेटा, ये वेव फ्रंट्स नजर आते हैं। तो इस चैप्टर में भी हम आपके साथ जो बातें कर रहे होंगे वो वेव फ्रंट्स की बातें होंगी, और ये वेव फ्रंट्स इस तरह आपको भागते हुए नजर आते हैं। तो आज की क्लास की पहली काम की बात ये कि वेव फ्रंट्स आर इमेजिनरी लाइंस which are formed by joining the crests of the wave। अच्छा, जो बहुत पुराने में पेपर्स देखता हूं आपकी एएस की फिजिक्स के, उसमें ट्रफ्स को मिला के भी वेव फ्रंट बना के दिखाया करते थे, लेकिन अब ट्रफ वाले वेव फ्रंट आपको नजर नहीं आएंगे पेपर में। ट्रफ वाले वेव फ्रंट नहीं बनाएगा, खाली क्रेस्ट वाले बनाएगा। ठीक है, पर याद रखिएगा दो क्रेस्ट के बिटवीन में
ट्रफ वाला वेव फ्रंट भी होता है जो अब ड्राइंग नहीं किया जाता। ठीक है जनाब। तो जो भी वेव फ्रंट होंगे वो खाली क्रेस्ट वाले नजर आएंगे, नंबर वन। नंबर टू, ये जो मैंने वेव फ्रंट बनाया ये तो प्लेन यानी सीधे वेव फ्रंट है। लेकिन अगर किसी पानी के टैंक में मैं दो डिपर लगा दूं, ये डिपर नंबर वन, ये डिपर नंबर टू। डिपर का मतलब कोई स्टिक है जो कि पानी को हिट करेगी और पानी से बाहर आएगी, पानी को हिट करेगी और पानी से बाहर आएगी। ये जो डिपर नंबर वन और डिपर नंबर टू है, इन दोनों के लिए मैं एक टर्म यूज करूंगा कि दे आर इन फेज। इन फेज का मतलब होता है कि दोनों स्टिक्स पानी को एक साथ हिट करेंगी और एक साथ ऊपर आएंगी, एक साथ हिट करेंगी और एक साथ ऊपर आएंगे। अगर ऐसा है तो दे आर इन फेज। कभी कभी एंटी फेज भी आ सकता है सवाल में, सवाल में लिखेगा एंटी फेज। एंटी फेज में क्या करेगा, एक डिपर पानी के अंदर जाएगा, दूसरा डिपर बाहर निकलेगा। जब दूसरा डिपर अंदर जाएगा तो डिपर नंबर वन बाहर आ जाएगा। तो एक अंदर डिपर जाएगा तो दूसरा डिपर जो है पानी से बाहर आ रहा होगा। तो दे आर कॉल्ड एंटी फेज। उसके फार्मूले भी अलग है। अभी राइट नाउ मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि दो डिपर्स हैं, दोनों इन फेज हैं, मतलब दोनों एक साथ पानी को हिट करेंगे, एक साथ बाहर आएंगे, नंबर वन। नंबर टू, दोनों डिपर कोहेरेंट हैं। और याद रखिएगा कोहेरेंट हमेशा जब ही होते हैं जब दोनों डिपर्स को सेम मोटर से कनेक्ट किया हुआ। जब सेम मोटर से कनेक्ट करेंगे तो एक साथ वेव प्रोड्यूस करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी की होंगी, एक स्पीड, एक वेवलेंथ, हर चीज सेम होगी। तो दे आर कॉल्ड कोहेरेंट वेव्स। अच्छा, अब इन कोहेरेंट वेव्स, सॉरी कोहेरेंट सोर्सेज से जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी, तो अभी मैंने आपको बताया ना बेटा, वाटर की वेव वेव नजर नहीं आती, वेव फ्रंट्स नजर आते हैं। तो जरा देखिएगा, ये वेव फ्रंट्स हैं जो डिपर नंबर वन से पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना, ये डिपर नंबर वन से पैदा होने वाले वेव फ्रंट्स हैं, और उसी के साथ ये डिपर नंबर टू से पैदा होने वाले वेव फ्रंट्स हैं। और ये दोनों वेव फ्रंट्स एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रहे हैं। सर अब ये सुपरपोज करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? तो अगर आप देखना चाहते हैं कि हमें क्या नजर आएगा, तो मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूं। 1 मिनट की वीडियो है। आप चाहें तो इसको अपने डिवाइस में देख लें, और नहीं तो मैं आपके सामने यहाँ पे प्ले कर रहा हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ देखना है, आपने सुनने वाला इसमें ऐसा कोई काम नहीं है, सिर्फ आपने देखना है। जरा देखिएगा, ये दो स्टूडेंट हैं जो वाटर वेव्स का इंटरफेरेंस स्टडी करना चाह रहे हैं, और देखिए ये दोनों पानी में रिपल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है जनाब। और इनके रिपल्स प्रोड्यूस करने से आप देखिए पानी में क्या खूबसूरत एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस पैटर्न को अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे एक रफ पैटर्न बनाया है कि जनाब दो सोर्सेज हैं, दे आर इन फेज। इन फेज का मतलब दोनों एक साथ हिट करेंगे, एक साथ बाहर आएंगे। दे आर कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, स्पीड एक जैसी है, वेलोसिटी एक जैसी है, एटसेट्रा। और ये दोनों वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज कर रहे हैं। सर अब ये दोनों एक दूसरे पे सुपरपोज कर रहे हैं, तो सुपरपोज करने में जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं इस जगह पर या इस जगह पर क्या हो रहा है, एक वेव के क्रेस्ट के ऊपर सर दूसरी वेव का क्रेस्ट आ रहा है, एक वेव के ट्रफ के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। तो स्टैंडिंग वेव में भी पढ़ा चुका हूं कि जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ जाए, ट्रफ पे ट्रफ आ जाए, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्रेस्ट पे क्रेस्ट आना, ट्रफ पे ट्रफ आना, दोनों वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने से एक बड़ी वेव पैदा होती है, एक बड़ी वाइब्रेशन पैदा होती है। आप देखिएगा, अगर वाटर वेव्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको एक मैक्सिमम वाइब्रेशन पैदा होगी, जोरदार वाइब्रेशन मिलेगी। और जहां आपको जोरदार वाइब्रेशन मिल रही होगी, कहूंगा कि यहां पर हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको दो फॉर्मूलाज याद करना है। पहला फॉर्मूला पाथ डिफरेंस, सवाल कराऊंगा फिर समझा पाऊंगा, अभी सिर्फ नोट कीजिएगा। कहते हैं अगर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा हो या 1 लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो या n लैम्डा हो, तो ऐसी कंडीशन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसमें एक जोरदार वाइब्रेशन, अगर पानी की बात कर रहे हैं तो पानी की वाइब्रेशन जोरदार नजर आएगी, लाइट की बात कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे लाइट बहुत तेज हो जाएगी, साउंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक बहुत लाउडर साउंड पैदा हो जाएगी, और इन सब कंडीशन को बोलेंगे कि देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बेटा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस के फॉर्मूलाज की मैंने एक लिस्ट बना दी। इसी तरह एक और लफ्ज लिखिएगा, फेज डिफरेंस। सर ये फेज डिफरेंस का क्या चक्कर होगा? तो भाई फेज डिफरेंस में अभी आप फॉर्मूला लिखिएगा इवन पाई, बस इवन पाई लिख के छोड़ दें। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा इवन पाई, ये आपको पता है पाई होता है 180 डिग्री, तो इवन पाई होना या इवन 180 डिग्री होना, दीज आर टू कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दीज आर टू कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं अपनी बात रिपीट करूंगा और मेरी बात को उमर मुझे बताएंगे मैंने क्या बोला है। उमर बेटा गौर से सुनिएगा। सर जब दो वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज करें, क्रेस्ट पे क्रेस्ट, ट्रफ पे ट्रफ, तो दे सपोर्ट अपॉन ईच अदर, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर ये तो हमने स्टैंडिंग वेव में भी पढ़ा था। नई बात क्या है? सर नई बात ये है, आज याद करना है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है, और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला इवन पाई होता है। बस इतनी सी बात जरा जल्दी से बेटा उमर हमें बोल के बताइए ताकि हम देखें कि आप लोग जाग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। बस मेन बात आपने नहीं बोली कि रेस्ट पे रेस्ट आना, ट्रफ पे ट्रफ आना, यानी वेव्स का सुपरपोज करना, इन फेज सुपरपोज करना। इन फेज का मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। बाकी बेटा आपने बिल्कुल सबको सही बोला है, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब आ जाइए एंटी फेज। सर एंटी फेज में क्या होता है? सर एंटी फेज में होता है ये है कि एक वेव के क्रेस्ट के ऊपर सर दूसरी वेव का ट्रफ आ जाता है, या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आ जाता है, तो भाई दे कैंसिल आउट ईच अदर। और अब कैंसिल आउट ईच अदर कर देते हैं तो स्टैंडिंग वेव में भी याद है रस्सी सीधी हो जाती थी, और रस्सी सीधी हो जाने का मतलब नो वाइब्रेशन। रस्सी सीधी हो जाने का मतलब नो वाइब्रेशन। तो जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाए, या जब दो वेव के एंटी फेज एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर जाए, तो एंटी फेज का सुपरपोज करना सर करा देता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सर आज कोई नई बात? हाँ आज नई बात है, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, और इसका जनरल फॉर्मूला है एन प्लस हाफ लैम्डा, एन प्लस हाफ लैम्डा। और इसके भी फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है ऑड इंटू पाई या ऑड इंटू 180। तो बेटा जो मैंने कंस्ट्रक्टिव के लिए बातें लिखी थी, इसी तरह अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी फॉर्मूला लिख लें कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होगा एन प्लस हाफ लैम्डा, और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई
या ऑड मल्टीपल ऑफ 180। बेटा इसको कॉपी कर ले, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में इन्हीं फार्मूलाज को सामने रखकर हमारी सारी बातें हो रही होंगी। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लीजिए। जी बेटा उमर, क्या सारी बातें आपने नोट कर ली? ठीक है जी। अब आप अगर ये सारी बातें नोट कर चुके हैं तो अब हम आपको क्वेश्चन में ले जाना चाहते हैं, और क्वेश्चन में देखते हैं कि वाटर वेव्स के क्वेश्चन, वाटर वेव के इंटरफेरेंस के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आते हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास बुक है तो बुक में काम करें, बुक नहीं है तो बेटा ये वेरिएंट नोट कर लें। अक्टूबर नवंबर 2019, पेपर 21, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे जनाब एक रिपल टैंक है, उसमें हम वाटर वेव्स के इंटरफेरेंस को डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं। इस काम के लिए हमारे पास दो डिपर्स हैं, डिपर नंबर 1, डिपर नंबर 2। दोनों डिपर कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब दोनों से सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम स्पीड की वेव पैदा हो रही है। ठीक है, लेकिन मार्किंग स्कीम में कोहेरेंट वेव की डेफिनेशन ये वाली नहीं लिखी हुई होती, तो मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पर डेफिनेशन प्रॉपर लिख देना चाहिए। नजर एक डेफिनेशन लिख लें, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको बार बार नजर आएगी। वो बार बार पूछेगा कि व्हेन टू वेव्स आर कोहेरेंट। कोहेरेंट वेव्स कब होती हैं? कोहेरेंट वेव्स की डेफिनेशन क्या है? तो बेटा डेफिनेशन लिखिएगा, टू वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है जनाब, ये डेफिनेशन है मार्किंग स्कीम वाली। और इजी वर्डिंग में मैंने कहा है, ऐसी दो वेव्स जिनकी वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, स्पीड सेम हो, बस तीन बातें सेम होंगी तो ऑब्वियसली दीज आर कॉल्ड कोहेरेंट वेव्स। अब सवाल सर इस बात का कांस्टेंट फेज डिफरेंस से क्या ताल्लुक, तो मैं याद दिलाऊं आपको, जब मैंने आपको यूनिट 8 में फेज डिफरेंस का टॉपिक पढ़ाया था और वहां पे दो वेव्स होती थी, कहते थे आइए इन दोनों वेव्स के बिटवीन फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो वहां फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं पढ़ाता था कि भाई दोनों वेव्स के बिटवीन जब फेज डिफरेंस निकालेंगे तो बेटा हमेशा दोनों की वेवलेंथ सेम होगी। वही बात यहां पर आ गई, भाई जब सेम वेवलेंथ होगी तो सबके बिटवीन डिफरेंस भी कांस्टेंट चल रहा होगा। कोई से भी दो पॉइंट्स के बिटवीन आप फेज डिफरेंस निकालोगे, फेज डिफरेंस विल बी सेम। मैं आपको कहता था टॉप पॉइंट ले लो, बॉटम पॉइंट ले लो, इनिशियल पॉइंट ले लो, सबके बिटवीन फेज डिफरेंस सेम मिलेगा, आंसर सेम आएगा इफ द वेवलेंथ इज सेम। ठीक है जनाब, तो ये तो बेटा डेफिनेशन हो गई। अब वापस आ रही है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बेटा ये है, रिपल टैंक में दो डिपर लगे हुए हैं, दोनों डिपर से सर्कुलर वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लिखा हुआ है कोहेरेंट वेव्स है। ठीक है, फिर आगे चल के बताते हैं, द लाइंस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स क्रेस्ट। तो ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये लोग हमेशा जो वेव फ्रंट बना के देते हैं, ये लोग हमेशा जो वेव फ्रंट बना के देते हैं, सर वो वेव फ्रंट हमेशा, जो वेव फ्रंट होता है वो हमेशा क्रेस्ट को मिला के बन रहा होता है। ठीक है जनाब, जो वेव फ्रंट होता है बेटा वो हमेशा क्रेस्ट से बना रहे होते हैं, तो ये क्रेस्ट वाले वेव फ्रंट है। अच्छा, फिर खुद बता रहे हैं कि इनकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन में गिवन हो गया बेटा, वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं तो गौर से सुनिएगा। कह रहे जनाब कोई एक कंडीशन बताओ जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न की जो वेव्स हैं वो कोहेरेंट हो जाए। ठीक है जनाब, अच्छा नहीं कोहेरेंट नहीं हो जाए, ये खुद बता रहे हैं, सॉरी सॉरी ये हमें बता रहे हैं, स्टेटमेंट है ये, इनका स्टेटमेंट है कि भाई एक कंडीशन है कि अगर आप इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो उसकी वेव्स
कोहेरेंट होना चाहिए। इट इज अ कंडीशन टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस के वेव्स कोहेरेंट होना चाहिए। क्वेश्चन है, आप जो ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इस एक्सपेरिमेंट में अपरेटस कैसा होना चाहिए, अपरेटस को कैसे अरेंज करें कि जो डिपर्स हैं वो कोहेरेंट हो जाए, यानी उनसे जो वेव पैदा हो वो कोहेरेंट हो जाए। आप जो वेव्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। उन्हें कोहेरेंट बनाने के लिए ये जो दोनों डिपर्स हैं, इन डिपर्स के साथ क्या अपरेटस की अरेंजमेंट करूं जिससे डिपर्स कोहेरेंट हो जाए। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप इन दोनों डिपर्स को सेम मोटर से ऑपरेट करें, जब दोनों डिपर्स सेम मोटर के साथ अटैच होंगे तो दोनों एक साथ वाइब्रेट करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी, उनसे पैदा होने वाली वेव्स की वेवलेंथ एक जैसी होगी, तो वेव्स ऑटोमेटिकली कोहेरेंट हो जाएंगी। तो बेटा इसका आंसर ये बना, लिखिएगा बेटा, लिखिएगा डिपर्स आर ऑपरेटेड बाय सेम मोटर, सेम मोटर। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना मेरे घर में कुछ काम हो रहा है, मैं अपनी जगह बदलना चाह रहा हूँ। आप इस वाली बात को बेटा कॉपी कीजिए कि जो दो डिपर्स हैं सर, दोनों डिपर्स को हमने ऑपरेट करना है। बोथ आर ऑपरेटेड, बोथ आर कनेक्टेड विथ सेम मोटर। और जब दोनों को आप सेम मोटर से कनेक्ट करोगे तो दोनों डिपर एक साथ वाइब्रेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी उनकी एक जैसी होगी, उनसे पैदा होने वाली वेव्स की वेवलेंथ एक जैसी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो वेव्स होंगी वो कोहेरेंट हो जाएंगी। बेटा मैं अपनी जगह चेंज कर रहा हूं क्योंकि नीचे शोर हो रहा था। नाउ आई हैव चेंज्ड माय पोजीशन जी। तो कोहेरेंट वेव पैदा करने के लिए दोनों डिपर को सेम मोटर से चलाना है, नंबर वन। नंबर टू, सेकंड पार्ट कह रहे अदर कंडीशन बताएं जो पूरी होना चाहिए जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें बहुत अच्छा नजर आए, ऑब्जर्वेबल हो जाए। तो उसके लिए मुझे ना एक बात आपको ब्लैंक पेज पे समझाना पड़ेगी, फिर मैं इधर आऊंगा, वरना वहां पे वो डायरेक्ट बात समझा नहीं पाऊंगा। गौर से सुने बेटा, कहते हैं जब दो वेव्स एक दूसरे पे सुपरपोज करती हैं कंस्ट्रक्टिवली, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, तो अगर दोनों वेव्स के अगर एम्पलीट्यूड सेम है, सेम एम्पलीट्यूड है, फॉर एग्जांपल ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, सर अब दोनों एक दूसरे पे सुपरपोज करेंगे ना तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा। अच्छा, अगर सर दोनों सेम ना हो, एक 1 सेंटीमीटर का हो, एक 1.5 सेंटीमीटर का हो, तब भी भाई 2.5 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड यानी वेव की हाइट सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता वेवलेंथ सेम होना चाहिए, वेवलेंथ सेम होना चाहिए। सर अगर वेवलेंथ सेम ना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूं। एक बड़ी वेव बनाई है बेटा मैंने, और ये मैंने एक छोटी वेवलेंथ बनाई है, ठीक है जनाब। ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो दोनों कोहेरेंट नहीं है, वेवलेंथ डिफरेंट है, कोहेरेंट नहीं है, इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाला। इंटरफेरेंस जब होता है जब वेवलेंथ सेम होती है। वेवलेंथ सेम होना बिल्कुल कंपलसरी है, पर एम्पलीट्यूड सेम होना कोई जरूरी नहीं है। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो भी कंस्ट्रक्टिव में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव में फर्क पड़ जाता है। कैसे, जरा डिस्ट्रक्टिव में देखिएगा। सर डिस्ट्रक्टिव में अगर पहली वेव का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड भी 2 सेंटीमीटर है,
तो एक +2 एक -2 सर दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। और जब 0 रिजल्टेंट हो जाएगा तो स्ट्रिंग में याद है जो रस्सी होती थी वो स्ट्रेट लाइन हो जाती थी और स्ट्रेट लाइन पे हम कहते थे नोड्स हमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर लेकिन अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर का हो और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर का हो, तो बेटा ये +2 ये -1, +2 -1 सॉरी बाकी बचा +1। तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वाइब्रेशन कम हो जाएगी, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन वहां पे हल्की फुल्की वाइब्रेशन फिर भी हो रही होगी। तो राइट नाउ वी आर स्टडिंग इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स। तो वाटर वेव के इंटरफेरेंस को मैं चाहता हूं खूबसूरत नजर आए, अच्छा नजर आए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जोरदार वाइब्रेशन तो मुझे नजर आ जाएगी, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वाटर का वो पार्टिकल साइलेंट हो, रुका हुआ हो, वाइब्रेशन ना कर रहा हो। और वाइब्रेशन वो उस वक्त नहीं करेगा जब दोनों के एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम साइज के हो। मतलब सर जब दो वेव सुपरपोज करें, उनके एम्पलीट्यूड इक्वल साइज के नहीं हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्ट 0 नहीं आता, हल्की फुल्की वाइब्रेशन नजर आ रही होती है, उससे इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता तो है पर खूबसूरत नहीं लगता। लेकिन अगर सर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड बिल्कुल इक्वल साइज के हों तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दे कैंसिल आउट ईच अदर, रिजल्टेंट विल बी 0 एंड दैट पॉइंट विल बी नो वाइब्रेशन। और अगर वहां पे नो वाइब्रेशन होगी तो जाहिर सी बात है बड़ा अच्छा कंट्रास्ट बनेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जोरदार वाइब्रेशन हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नो वाइब्रेशन हो रही है। और इस कंडीशन में आपको जो इंटरफेरेंस का पैटर्न नजर आएगा ना, वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेबल नजर आएगा, खूबसूरत नजर आएगा। तो कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इंटरफेरेंस खूबसूरत यानी ऑब्जर्वेबल नजर आए तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव शुड बी सेम, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स शुड सेम। और याद रहे कि एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अफेक्ट होता है, एम्पलीट्यूड सेम होना है ना होना कंस्ट्रक्टिव में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जनाब, डिस्ट्रक्टिव में फर्क पड़ता है, इक्वल साइज के होंगे तो दे कैंसिल आउट ईच अदर, वाइब्रेशन नजर नहीं आएगी तो आपको ज्यादा अच्छा पैटर्न नजर आएगा। अच्छा जी और आगे चले, कह रहे जनाब लाइट एक लैंप से आ रही है, रिपल टैंक के ऊपर पड़ रही है और स्क्रीन को हम लोग नीचे देख रहे हैं। अभी जो मैंने पहले आपको एक वीडियो दिखाई थी रिपल टैंक में, ऊपर एक लैंप जल रहा था, नीचे पानी था, उसके नीचे स्क्रीन थी। ठीक है जनाब, तो कह रहे हैं मैं चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर वो मुझे जो वेव फ्रंट है वो बहुत अच्छे नजर आए, तो उनको बहुत अच्छा देखने का कोई तरीका बताएं। वॉट रिपल टैंक में जो वेव फ्रंट अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाए, कह रहे हैं उसको देखने का कोई और अच्छा सा तरीका बताएं। तो भाई एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस का नाम होता है स्ट्रोबोस्कोप। इसकी भी बेटा मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ये एक डिवाइस है, उस डिवाइस को बीच में लगा दें तो हमें जो रिपल टैंक की वेव्स है ना वो और अच्छी नजर आएंगी। नाम है उसका स्ट्रोबोस्कोप। मेरा नहीं ख्याल कि ये नाम आपने कभी पहले सुना हुआ होगा, मेरे ख्याल में। ठीक है, पर भैया सुन लें, 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद कर लें कि लैब में एक डिवाइस होता है स्ट्रोबोस्कोप, वीडियो में आपको दिखा दूंगा। उसको लगा लेने से हमें रिपल टैंक के जो वेव फ्रंट होते हैं वो और ज्यादा अच्छे नजर आने लगते हैं। ठीक है जी, आगे चलें सर, आगे चलें। क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द वेव इतनी है, स्पीड ऑफ द वेव इतनी है, वेवलेंथ दी हुई है, कैलकुलेट टाइम पीरियड। अच्छा जी, सर एक ही फॉर्मूला है जो हम वेव के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्पीड ऑफ द वेव 0.4। अच्छा, काफी बच्चों ने बेटा मुझे ये बताया है कि अभी पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में जो अभी पेपर्स हुए उस पेपर्स के अंदर जो रिजल्ट आया, कॉपीज आपने देखी,
तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को सामने रखते हुए उन्होंने बहुत सारे बच्चों के मार्क्स काटे। तो अब मुझे चाहिए कि मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर वाली टर्म भी बीच में बार बार बोलूं, तो गौर से सुनिएगा। स्पीड ऑफ वेव में सिग्निफिकेंट फिगर है 2, 0.40, ठीक है ना। डेसिमल के बाद जो फाइनल जीरोस होते हैं, दीज आर सिग्निफिकेंट। तो इट कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर। वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। टाइम होता है सर 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के लिए। वेवलेंथ, वेवलेंथ है 6.0, याद रखिएगा 6.0। डेसिमल पॉइंट के बाद वाला ये जीरो भी फाइनल जीरो, ये फाइनल जीरो है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि 0.004 इसके अंदर इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें सिर्फ 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 1 है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनल जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। तो कहना ये चाहता हूं 6.0 में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना चाहिए। तो बेटा 6 को 0.4 से डिवाइड करें और उम्र हमें बताइए कितना टाइम पीरियड आ रहा है इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। उमर भाई बड़ा लंबा टाइम लगा दिया आपने। 15 सेकेंड आ रहा है, ठीक है जी। टाइम आ रहा है 15 सेकेंड। टाइम आ रहा है जी 15 सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक की बात है, आपस की बात है, जो इतनी देर से मैं आपको इंटरफेरेंस पढ़ा रहा था सर, इसकी कोई बात अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई। अब जो बात इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, यूज करने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, ये आज की क्लास में मैंने आपको जितना शुरू में पकाया है, वो सारी की सारी बातें अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो आप जरा इस चीज को देखिएगा, जिसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन को ऊपर कॉपी पेस्ट मार दिया है और नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है जी। जरा गौर से सुनिएगा बोल क्या रहा है। वो बोल ये रहा है बेटा, डी पार्ट पड़ेगा, डी पार्ट। कह रहे हैं फिगर 5.1 shows a point x, ये रहा पॉइंट x, ये रहा पॉइंट x। कह रहे हैं ये पॉइंट x ऑन अ क्रेस्ट ऑफ वेव फ्रॉम D1, डिपर नंबर 1 से आ रहा है। ये डिपर नंबर 1 से ये वाला वेव फ्रंट आ रहा है, डिपर नंबर 1 से ये वाला वेव फ्रंट आ रहा है। खुद बता रहे डिपर 1 से आ रहा है। मान लेते हैं जी डिपर 1 से आ रहा है। अगर डिपर 1 से आ रहा है तो गौर से सुनिएगा, डिपर नंबर 1 से वेव फ्रंट नंबर 1 तक 1 वेवलेंथ, ये 2 वेवलेंथ और ये 3 वेवलेंथ। डिपर नंबर 1 से इट इज 1 वेवलेंथ, इट इज 2 वेवलेंथ, it is 3 wavelength. Wavelength is the distance between two adjacent wavefronts. It is 1 wavelength, 2 wavelength, 3 wavelength. तो डिपर नंबर 1 से x तक का जो डिस्टेंस है, इट इज 3 वेवलेंथ। अच्छा बेटा, ये जो 3 वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ तो गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो सर इसका पाथ हो गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है जनाब। तो डिपर नंबर 1 से पॉइंट एक्स तक, डिपर नंबर 1 से पॉइंट एक्स तक जो डिस्टेंस है, इट इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है जनाब। अच्छा, ऊपर जरा डी पार्ट को बताओ, दोबारा पढ़िएगा, दोबारा पढ़िएगा। कह रहे मिड वे बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट ऑफ वेव फ्रॉम डिपर नंबर 2। डिपर नंबर 2 से जरा आइएगा बेटा, डिपर नंबर 2 से है सर, डिपर नंबर 2 से 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, और 3 के बाद मुझे कलर दूसरा रखना चाहिए था। 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, 4 वेवलेंथ, ठीक है ना। 4 वेवलेंथ अवे, बट इट इज एट द मिड पॉइंट, इट इज एट द मिड पॉइंट। ऊपर क्वेश्चन पढ़ ले, लिखा हुआ है मिड वे बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट ऑफ द वेव फ्रॉम डिपर नंबर 2। डिपर नंबर 2 से जो वेव फ्रंट आ रहे हैं, उसमें डिपर नंबर 2 से आने वाला वेव फ्रंट नंबर 3 और 4 की बिटवीन में। सर अगर 3 और 4 की बिटवीन में है ना, तो डिपर नंबर 2 से पॉइंट एक्स 3.5
वेवलेंथ अवे है, 3.5 वेवलेंथ अवे है, तो 3.5 ऐसा ही है। वेवलेंथ बेटा दी हुई है 6 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, बन गया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब। डिपर नंबर 1 से एक्स तक, डिपर नंबर 1 से एक्स तक डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, डिपर नंबर 2 से एक्स तक 21 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है पाथ डिफरेंस बताओ, पाथ डिफरेंस बताओ। पाथ रेड वाला ग्रेटर है, ग्रीन वाला शॉर्टर है, दोनों के बिटवीन का डिफरेंस बताओ। तो सर डिफरेंस होगा 21 माइनस 18, और अगर ये 21 माइनस 18 है तो इट इज 3 सेंटीमीटर। तो बेटा नोट कीजिएगा, डिपर नंबर 1 से x तक 3 सेंटीमीटर, डिपर नंबर 2 से x तक 21 सेंटीमीटर, और उन दोनों के बिटवीन का डिफरेंस इट इज 3 सेंटीमीटर। पहली बात। दूसरी बात ये बताइए बेटा, ये तो 3 सेंटीमीटर है, सवाल खत्म हो गया है, सवाल खत्म हो गया है बेटा। ये तो 3 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में बताई थी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में बताया था वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है। बताइए अगर बेटा वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो पाथ डिफरेंस आपने निकाला है 3 सेंटीमीटर का, ये वेवलेंथ की फॉर्म में कितना है, तो आप कहेंगे सर ये वेवलेंथ की फॉर्म में लेमडा बाई 2 है, ये वेवलेंथ की फॉर्म में लेमडा बाई 2 है। और बताइए अगर ये लेमडा बाई 2 है, तो आपको याद है मैंने अभी येलो वाले पेज पर एक फॉर्मूला शीट बनाई थी कि इफ पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, then there will be constructive interference. But if the path difference is lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, there will be destructive interference. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक वेव के क्रेस्ट के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ खुद ब खुद आ जाता है, ये रूल है। तो आप जरा देख लीजिए कि जो डिपर नंबर 1 से वेव फ्रंट आ रहे हैं, जो डिपर नंबर 1 से वेव फ्रंट आ रहे हैं, अगर आप नोट करें तो दिस वेव फ्रंट इज अ डार्क वेव फ्रंट, एंड यू नो डार्क वेव फ्रंट मींस इट इज अ वेव फ्रंट फॉर्म्ड बाय क्रेस्ट। और अगर मैं इधर की बात करूं, जो मैं डॉटेड से बनाना चाह रहा हूं, डॉटेड से बनाना चाह रहा हूं, बताइए जो मैंने डॉटेड से बनाया है ना, जो मैंने डॉटेड से बनाया है, ये डिपर नंबर 2 से आने वाला वो पार्ट होगा जो यहां पर ट्रफ बना रहा होगा। और आपको पता है ट्रफ वाले वेव फ्रंट ये लोग बना के नहीं देते, तो ट्रफ वाला वेव फ्रंट बेटा मैंने डॉटेड में बनाया, और जब मैंने डॉटेड में बनाया तो देख लो पॉइंट एक्स पर रेड वाला वेव फ्रंट जो मैंने डार्क बनाया हुआ है ये क्रेस्ट है, डॉटेड जो भी बनाया हुआ है सर ये वाला वेव फ्रंट ट्रफ वाला है। एंड यू नो इफ क्रेस्ट सुपरपोज अपॉन ट्रफ देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहां पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो आप देखिएगा कि इस पॉइंट एक्स पर, इस पॉइंट एक्स पर देयर विल बी नो वाइब्रेशन एट ऑल, इस पॉइंट एक्स पर नो वाइब्रेशन एट ऑल। वजह क्या है सर, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर वहां पर कोई वाइब्रेशन नहीं होती। क्वेश्चन में पूछा नहीं है उसने, क्वेश्चन में पूछा नहीं है उसने, सिखा रहा हूं मैं आपको कि अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है, या 3 लेमडा बाई 2 है, या 5 लेमडा बाई 2 है, यू मस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला शीट। if the path difference is of this order there will be destructive interference and you will see no vibration at all at this point। अच्छा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है क्या सर, ये तो आपने एक्स्ट्रा काफी सारा बोल दिया, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? ओ भाई क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है कि इसी जगह पर बताइए फेज डिफरेंस, उसी जगह पर बताइए फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस आपको बताना है डिग्रीज में, फेज डिफरेंस बताना है डिग्रीज में।
तो ये वाली बात भी मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि कभी भी फेज डिफरेंस पूछे और आपको वेवलेंथ नजर आ रही हो, आप देख लीजिए बेटा वेवलेंथ नजर आ रही है, अभी अभी आपने पाथ डिफरेंस निकाला है λ/2, तो आपको याद होगा मैंने जब फेज का टॉपिक पढ़ाया था यूनिट 8 में फेज डिफरेंस का, तो वहां मैं पढ़ाता था लेमडा की वैल्यू हमेशा 180 होती है, लेमडा की वैल्यू हमेशा 180 होती है। तो जब आप लेमडा की जगह 180 लिखते हो तो 180 पाई 2 इट इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मेरा दिमाग कहां चला गया। लेमडा की वैल्यू होती है 360, सॉरी भाई, लेमडा की वैल्यू होती है 360, वन वेवलेंथ 360 के बराबर होती है। सर अगर वन वेवलेंथ 360 के बराबर है तो 360 डिवाइडेड बाय 2, फेज डिफरेंस विल बी 180 डिग्री, फेज डिफरेंस विल बी 180 डिग्री, डिग्री में वो डिमांड कर रहा है तो बेटा मैंने लिख दिया 180 डिग्री। और अगर ये रेडियन में बोलता तो बेटा मैं इसको लिखता पाई रेडियन, अगर ये रेडियन में बोलता तो मैं इसको लिखता पाई रेडियन। तो बेटा जरा नोट कीजिएगा फेज डिफरेंस हमारा 3 सेंटीमीटर आ चुका है, फेज डिफरेंस हमारा 180 डिग्री आ चुका है, ठीक है जनाब। अच्छा अब आप जरा मुझे ये बताइए कि जो अभी हमारा पॉइंट एक्स था, एक और बात कह रहे, लाइन ड्रॉ करें ज्वाइनिंग पॉइंट्स वेयर ओनली मैक्सिमा आर ऑब्जर्व्ड, मैक्सिमा आर ऑब्जर्व्ड, बताइए मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब होता है जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो जो पॉइंट एक्स है वो तो मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, सवाल है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां कहां हो रहा होगा। सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां होगा, रेड कलर से मैं बना दूं, सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहां पर होगा, सर यहां पर होगा, सर यहां पर होगा, जितने भी आपको डार्क वाले डॉट्स का इंटरसेक्शन नजर आ रहा है सर इन सब जगह पर हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन सब जगह पर हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कह रहे आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़िए, क्वेश्चन की वर्डिंग है ड्रॉ वन लाइन, बच्चे समझते हैं लाइन का मतलब, भाई लाइन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, लाइन का मतलब होता है एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, इट मे बी अ सर्कल, इट मे बी किसी भी शेप की हो सकती है। तो आपने एक लाइन बनानी है, उस लाइन की लेंथ एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, अच्छा जी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, जहां पे मैक्सिमा आपको मिल रहे हो। तो जरा देखिएगा मैं इसको ज्वाइन करने जा रहा हूं और ये मैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं जहां पर सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो बेटा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स को मिलाकर मैंने ये लाइन बना दी है और मैं इन पॉइंट्स को भी सर्कल कर रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं इन पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा होगा सर, क्योंकि यहां पे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ रहे, सर जहां क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगा देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आज इंटरफेरेंस का पहला दिन था और पहले दिन में आप ये नहीं समझिएगा पहले दिन में ही सबको समझ में आ जाए।